गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। जी, क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक अब 9:48 हुए हैं और तारीख आपको पता है, आज 21 अक्टूबर 2021 है। दिस इज एब्सोल्युटली लाइव क्लास। अमन, आकृति, सोनू, संजय यहाँ पर आ चुके हैं केवल आज के लिए। केवल आज के लिए आपकी जो क्लास है वो मॉर्निंग में रखी गई है। ठीक है, तो केवल आज आज आपको मैनेज करना है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी ज्योग्राफी की भी क्लास होगी, बट थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए केवल आज के लिए। ठीक है, यदि आप ज्योग्राफी में जाकर लाइव होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं, मोस्ट वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस क्लास को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा। लेकिन 12:45 वाला टाइम स्लॉट मेरे पास फ्री नहीं था, इस वजह से मुझे यहाँ पर आपकी क्लास को रखना पड़ा केवल आज के लिए। वैसे सामान्य तौर पर आपका जो टाइमिंग है वो वही है जो 12:45 से होता है। मितेश, राहुल, आकृति, प्रद्युम, सलोनी, ये कुछ लोग यहाँ पर आ चुके हैं, मौजूद हो चुके हैं। तो चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है, इस्तकबाल है। सुमन, ब्रिजेंद्र, अभिराज और मोहम्मद भी यहाँ पर। एमडी, मोहम्मद तो नहीं कह सकते हैं, एमडी है। अभी आप ही जाने कि ये क्या है। ये लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मौजूद हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का आर्थिक प्रभाव एस्पेक्ट्स थे, यानी कि जो भी नेगेटिव प्रभाव थे या जो नकारात्मक प्रभाव थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। मैंने आपको कहा था कि जब अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे उन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में, उन पॉजिटिव फैक्टर्स के बारे में जो ब्रिटिश साम्राज्य के यहां पर रहे, हेल्पफुल या फिर कारगर रहे भारतीय अर्थव्यवस्था में। अभी तक हमने केवल उन फैक्टर्स की बात की थी जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव डाला या फिर एक एडवर्स इफेक्ट डाला। आज हम बात करेंगे अबाउट द कंट्रीब्यूशन और द इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। तो लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए। वही टॉपिक है, बस उसी का एक सब टॉपिक आप डाल सकते हैं या कह सकते हैं। इसमें हमें बात करनी है आज अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हेडिंग डाल लीजिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश रूल। हेडिंग डाल लीजिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश रूल। हिंदी में लिखेंगे ब्रिटिश शासन के अधीन। ब्रिटिश शासन के अधीन ब्रिटिश शासन के अधीन आर्थिक विकास। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश शासन के अधीन आर्थिक विकास। वैसे तो यदि हम ब्रिटिश रूल की बात करें या ब्रिटिश शासन की बात करें तो आप जानते हैं कि जो ब्रिटिश शासन था उसने मुख्य तौर पर तो भारत में कृषि, उद्योग और व्यापार को पूरी तरीके से क्या किया था, नष्ट किया था, डिस्ट्रॉय किया था। लिखेंगे ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल डिस्ट्रॉयड एग्रीकल्चर। ब्रिटिश रूल डिस्ट्रॉयड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड ब्रिटिश रूल destroyed agriculture, industries एंड ट्रेड इन इंडिया। ब्रिटिश शासन ने भारत में कृषि, उद्योग और व्यापार को नष्ट किया। इसके बाद लिखेंगे मेनली
मेनली दे ड्रेन्ड एंटायर वेल्थ ऑफ इंडिया टू इंग्लैंड। मुख्य तौर पर इन्होंने भारत से सारा धन निष्कासित करके इंग्लैंड भेज दिया। मेनली दे ड्रेन्ड एंटायर वेल्थ ऑफ इंडिया टू इंग्लैंड। मुख्य तौर पर इन्होंने भारत का सारा धन निष्कासित कर इंग्लैंड भेज दिया। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरे तरफ लिखेंगे बट ऑन द अदर हैंड देयर आर सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एज वेल, but there are some positive aspects as well of Britishers which contributed in economic growth of India। लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेजों के कुछ सकारात्मक कार्य भी हैं जिन्होंने लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेजों के कुछ सकारात्मक कार्य भी हैं जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दिया। तो वही जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में हमें क्या करनी है, बात करनी है। लिखेंगे कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिशर्स contributions of the Britishers in economic growth of India। लिखेंगे अंग्रेजों के भारत की आर्थिक विकास में, अंग्रेजों के भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान। अंग्रेजों के भारतीय आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान। तो अभी तक तो हमने जितने भी फैक्टर्स पढ़े भाई, हमने मेनली क्या क्या चीजें पढ़ी। हम बात कर रहे थे ब्रिटिश साम्राज्य के भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के बारे में। तो पहले तो हमने केवल नकारात्मक प्रभाव पढ़े, कहने का मतलब हमने केवल और केवल नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात की। जैसे कि सबसे पहले हमने बात की डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, या फिर हमने पहले ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों के बारे में बात की। उसके बाद हमने अंग्रेजों के द्वारा भारत में लागू किए गए डिफरेंट रेवेन्यू सिस्टम्स या लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स के बारे में बात की। हमने भू राजस्व प्रणालियों के बारे में बात की। इसके अलावा हमने डिक्लाइन ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज एंड टाउन हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में बात की कि किस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे उद्योगों को और हस्तशिल्पों को क्या किया, नष्ट किया। इसके अलावा हमने कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से अंग्रेजों ने कृषि का वाणिज्यिकरण किया। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में हमने बात की, धन का बहिर्गमन सिद्धांत। और इसके अलावा हमने पॉवर्टी एंड फेमाइन यानी कि दरिद्रता एवं अकाल के बारे में बात की। ये सारे के सारे वो फैक्टर्स थे जो किस वजह से हुए थे, अंग्रेजों की या ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से हुए थे या अंग्रेजों की नीतियों की वजह से हुए थे। क्योंकि जो अंग्रेजों की यहां पर आर्थिक नीतियां थी उसी की वजह से हमारा सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ था या आर्थिक शोषण हुआ था। लेकिन कुछ फैक्टर्स या कुछ काम अंग्रेजों के ऐसे भी थे जिन्होंने यहाँ की अर्थव्यवस्था को डेवलप होने में योगदान दिया या फिर उसको विकसित होने में क्या दिया, योगदान दिया। तो हम बात करते हैं सबसे पहले लिखिए डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। हिंदी में लिख लीजिएगा कृषि के क्षेत्र में विकास या उन्नति।
लिखिए कृषि के क्षेत्र में उन्नति या डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। कृषि के क्षेत्र में विकास या कृषि के क्षेत्र में उन्नति। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे आफ्टर 1857, 1857 ईस्वी के बाद। लिखेंगे आफ्टर 1857 या 1857 ईस्वी के बाद ब्रिटिशर्स मेड सम न्यू पॉलिसीज। Britishers made some new policies for the development of agriculture in India. 1857 के बाद अंग्रेजों ने भारत में कृषि के विकास के लिए कुछ नई योजनाओं का निर्माण किया। 1857 के बाद भारत में कृषि के विकास के लिए अंग्रेजों ने कुछ नई योजनाओं का निर्माण किया। लिखेंगे दे एस्टैब्लिश्ड सेंट्रल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड प्रोविंशियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स। लिखेंगे अंग्रेजों के द्वारा केंद्रीय कृषि विभाग एवं प्रांतीय कृषि विभागों की स्थापना की गई। अंग्रेजों के द्वारा केंद्रीय कृषि विभाग एवं प्रांतीय कृषि विभागों की स्थापना की गई। Britishers established Central Agriculture Department and Provincial Agriculture Department. अंग्रेजों के द्वारा केंद्रीय कृषि विभाग एवं प्रांतीय कृषि विभागों की स्थापना की गई। लिखेंगे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन डिड मैनी रिफॉर्म्स इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर। लॉर्ड कर्जन के द्वारा कृषि के क्षेत्र में लॉर्ड कर्जन के द्वारा कृषि के क्षेत्र में कई सुधार किए गए। लॉर्ड कर्जन डिड मैनी रिफॉर्म्स इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर। लॉर्ड कर्जन ने कृषि के क्षेत्र में कई सुधार किए। लिखेंगे ही अपॉइंटेड एग्रीकल्चरल इंस्पेक्टर्स। इसने कृषि निरीक्षकों की नियुक्ति करवाई। ही अपॉइंटेड द एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर्स। इसने कृषि निरीक्षकों की नियुक्ति करवाई। और इसके अलावा लिखेंगे इन 1905 और 1905 ईस्वी में, भाई हम सब जानते हैं 1899 ईस्वी से लेकर और 1905 ईस्वी तक भारत का वाइसरॉय हुआ करता था लॉर्ड कर्जन। लिखेंगे इन 1905 1905 में ही फाउंडेड ऑल इंडिया एग्रीकल्चर बोर्ड। इसने अखिल भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की। लॉर्ड कर्जन के ही प्रयासों से 1905 में ऑल इंडिया एग्रीकल्चर बोर्ड की स्थापना की गई। हिंदी में लिख सकते हैं अखिल भारतीय कृषि बोर्ड। इसके बाद
1926 में कृषि के सुधारों के लिए ही गठन किया गया, लिखेंगे रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर। रॉयल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर। और सबसे महत्वपूर्ण, इसके बाद 16 जुलाई 1929 में 16 जुलाई 1929 में स्थापना हुई इंपीरियल काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। सोलह जुलाई 1929 को स्थापना की गई इंपीरियल काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। और आप जानते हैं आज यही क्या कहलाता है, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। इसकी स्थापना 1929 में की गई थी, जिस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन हुआ करता था। इसकी स्थापना लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुई थी। और यदि पूछें कि बताइए ICAR के सबसे पहले अध्यक्ष या सबसे पहले चेयरमैन कौन थे, तो नाम ध्यान रखेंगे मोहम्मद हबीबुल्ला। मोहम्मद हबीबुल्ला को बनाया गया था फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ICAR। ICAR का सबसे पहला अध्यक्ष इसके अलावा लॉर्ड कर्जन के ही द्वारा अपने शासनकाल में गठन करवाया गया था किसका, लिखेंगे लॉर्ड कर्जन ऑल्सो फाउंडेड एन इरिगेशन कमीशन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा एक सिंचाई आयोग का भी गठन किया गया। लॉर्ड कर्जन ऑल्सो फाउंडेड एन इरिगेशन कमीशन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा एक सिंचाई आयोग का भी गठन किया गया। और इसके अलावा 1943 में एक आंदोलन चलाया गया जो कहलाता था अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन। ये वो कुछ महत्वपूर्ण कदम थे, ये वो कुछ महत्वपूर्ण योगदान थे जो अंग्रेजों के द्वारा किए गए थे, किसमें, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में या इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के विकास में। इसके बाद अगला फैक्टर लिखेंगे दूसरा फैक्टर लिखिए डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। लिख लीजिए डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हिंदी में लिखेंगे यातायात के साधनों का विकास। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या यातायात के साधनों का विकास।
लिखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वॉज गिवन बाय लॉर्ड डलहौजी। यातायात के साधनों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया। लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था और दोस्तों ध्यान रखेंगे 1848 से लेकर 1856 तक ये भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था, एक विस्तारवादी नीति के तहत। और हम सब जानते हैं इसे भारत भेजने का केवल एक ही उद्देश्य था, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना। इसीलिए डलहौजी ने भारत में आकर हड़प की नीति चलाई थी और भारत के अधिक से अधिक प्रांतों को जबरदस्ती हड़प कर उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। आपको याद होगा हमने पढ़ा था 1857 रिवोल्ट, जब हमने पढ़ा था 1857 का विद्रोह। लेकिन डलहौजी ने यातायात के साधनों के विकास में कैसे महत्वपूर्ण योगदान दिया? भाई सबसे पहला कंट्रीब्यूशन तो ध्यान रखेंगे, ही फाउंडेड पीडब्ल्यूडी। और आप जानते हैं पीडब्ल्यूडी का मतलब क्या है? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसे हम हिंदी में लोक निर्माण विभाग कहते हैं। भारत में लोक निर्माण विभाग या पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना करने का श्रेय ही किसे जाता है? लॉर्ड डलहौजी को जाता है। और इसी विभाग के अंतर्गत भारत में कई पक्की सड़कें, कई पुल का निर्माण किया गया और सबसे मेन जीटी रोड की मरम्मत या उसका रेनोवेशन भी करवाया गया, ताकि सड़क परिवहन के साधनों को क्या किया जा सके? पूरी तरीके से ठीक किया जा सके। लेकिन आप जानते हैं कि भाई अंग्रेजों को भारत में यातायात के साधनों को डेवलप करने की जरूरत क्यों पड़ रही थी? क्या वो भारतीयों की सुविधाओं के लिए कर रहे थे? क्या वो ये चाहते थे कि भारतीय एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत आसानी से और सही तरीके से पहुंच जाएं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंग्रेजों का तो उद्देश्य केवल और केवल कच्चे माल को इकट्ठा करके सड़क और रेल के माध्यम से बंदरगाहों तक पहुंचाना था, पोर्ट्स तक पहुंचाना था। इसीलिए पीडब्ल्यूडी बनाकर, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बनाकर भारत में कई महत्वपूर्ण सड़कें, पुल बनवाए गए और इसके अलावा शेषासुरी मार्ग या ग्रैंड ट्रंक रोड की भी क्या करवाई गई? मरम्मत करवाई गई। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी के ही द्वारा 16 अप्रैल 1853 को भारत की सबसे पहली रेल चलवाई गई, जो चली फ्रॉम बॉम्बे टू ठाणे। भाई आप जानते हैं जो आज बंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनल कहा जाता था, वहां से लेकर बंबई से लेकर ठाणे तक 34 किलोमीटर के ट्रैक पर चलवाई गई थी भारत की सबसे पहली रेल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और भारत में रेलवे के विकास या रेलवे का विकास करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था, ताकि कच्चे माल को भारत के विभिन्न जगहों से बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके। इसलिए रेलवे का विकास भारत में शुरू हुआ। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण योगदान दिया लॉर्ड कर्जन ने, और लॉर्ड कर्जन के ही द्वारा 1905 ईस्वी में गठन किया गया रेलवे बोर्ड का। लॉर्ड कर्जन के ही द्वारा रेलवे बोर्ड का गठन किया गया 1905 में। इसके अलावा डलहौजी के ही द्वारा 1853 में शुरू की गई
टेलीग्राम सर्विस, जिसे हिंदी में तार सेवा कहा जाता था। 1853 में टेलीग्राम सर्विस या तार सेवा की भी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के ही द्वारा की गई थी। और ध्यान रखेंगे, भारत का सबसे पहला टेलीग्राम, सबसे पहला तार कलकत्ता से आगरा भेजा गया था। ये वो कुछ महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन थे जो ट्रांसपोर्टेशन या यातायात एवं संचार के क्षेत्र में किए गए थे। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट, अगला फैक्टर, अगला लिखिए डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, या हिंदी में लिख सकते हैं उद्योगों का विकास। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज या उद्योगों का विकास। यदि हम भारत में इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें या औद्योगिक विकास की बात करें, दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। इसको 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। और इसके 3 फेजेस कौन कौन से हैं? सबसे पहला फेज होता है बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, या लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध से पहले। बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या प्रथम विश्व युद्ध से पहले। दूसरा, बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लिखेंगे प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बीच। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बीच, बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और तीसरा होता है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। मेक अ टेबल, हेडिंग डालिए फर्स्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। हेडिंग डालेंगे फर्स्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया, भारत में प्रथम उद्योग। तो सबसे पहले उद्योग या इंडस्ट्री का नाम, उसके बाद ईयर, और उसके बाद स्थान, प्लेस। एक टेबल बनाएंगे, एक तालिका बनाएंगे। सबसे पहले इंडस्ट्री, उद्योग का नाम होगा, दूसरे में लिखेंगे ईयर या वर्ष, और तीसरे में लिखेंगे प्लेस या स्थान। सबसे पहले में लिखेंगे, सबसे पहले इंडस्ट्री का नाम लिखेंगे कॉटन टेक्सटाइल या सूती वस्त्र।
सबसे पहला लिखिए कॉटन टेक्सटाइल या सूती वस्त्र। ईयर में लिखेंगे 1818, 1818 ईस्वी। 1818 या 1818 ईस्वी। और इसकी स्थापना कहां पर हुई, लिखेंगे फोर्ट ग्लोस्टर, फोर्ट ग्लोस्टर कैलकाटा, कलकत्ता के फोर्ट ग्लोस्टर में, फोर्ट ग्लोस्टर कैलकाटा। लेकिन ये जो सूती वस्त्र उद्योग कलकत्ता में शुरू किया गया था, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा दैट वाज फेल्ड, ये असफल रहा, ये असफल रहा। दूसरा, दूसरा भी लिखेंगे कॉटन टेक्सटाइल या सूती वस्त्र। दूसरा एक बार फिर लिखेंगे कॉटन टेक्सटाइल या सूती वस्त्र, जिसकी स्थापना की गई 1853 में, 1853 में। लिखेंगे 1853, 1853। प्लेस वॉज बॉम्बे, जिसकी स्थापना की गई बंबई में। नंबर 3 लिखिए, तीसरा पेपर इंडस्ट्री, कागज उद्योग। लिखिए पेपर इंडस्ट्री या कागज उद्योग, जिसकी स्थापना की गई 1832 में, 1832 में। लिखेंगे 1832, 1832। प्लेस वॉज श्रीरामपुर बंगाल, बंगाल के श्रीरामपुर में, श्रीरामपुर बंगाल। अगला लिखेंगे शुगर इंडस्ट्री, चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्री या चीनी उद्योग, जिसकी स्थापना की गई, लिखेंगे 1840 में, 1840 में। जिसकी स्थापना 1840 में, 1840 में हुई। प्लेस लिखेंगे बेतिया, बिहार, बिहार के बेतिया में, इन बेतिया बिहार, बिहार के बेतिया नामक स्थल पर। नेक्स्ट लिखेंगे सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट उद्योग, सीमेंट इंडस्ट्री या सीमेंट उद्योग, जिसकी स्थापना 1904 में की गई। इसकी स्थापना हुई 1904, 1904 में। प्लेस लिख लीजिए मद्रास, इसकी स्थापना मद्रास में की गई। सीमेंट उद्योग 1904, मद्रास। नेक्स्ट अगला लिखिए जूट इंडस्ट्री या जूट उद्योग, जूट इंडस्ट्री या जूट उद्योग, इसकी स्थापना 1855, 1855 में की गई। कहां पर, लिख लीजिए पश्चिम बंगाल। शुगर इंडस्ट्री मैंने बताया है 1840, बेतिया बिहार में। जूट इंडस्ट्री 1855, पश्चिम बंगाल। अगला लिखेंगे आयरन इंडस्ट्री, लौह उद्योग, आयरन इंडस्ट्री लौह उद्योग 1870, 1870 ईस्वी। आयरन इंडस्ट्री या लौह उद्योग 1870, 1870 ईस्वी।
प्लेस लिखेंगे वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, वूलन इंडस्ट्री लिखेंगे ऊनी वस्त्र उद्योग, लिखेंगे वूलन्स इंडस्ट्री या ऊनी वस्त्र उद्योग। एस्टैब्लिश्ड इन 1876, 1876, 1876 या 1876। प्लीज आप सब जानते होंगे, लिख लीजिए कानपुर। कानपुर में लगाई गई ऊनी वस्त्र उद्योग या वूलन इंडस्ट्री। सर जूट इंडस्ट्री कब लगाया गया मेरे भाई? 1855, 1855 बोला मैंने, जूट इंडस्ट्री। अगला लिखिए एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम उद्योग। अगला लिखेंगे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री या एल्यूमिनियम उद्योग। एस्टैब्लिश्ड इन 1937, 1937, 1937 या 1937। प्लेस वॉज लिखेंगे जे के नगर, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का जे के नगर। नेक्स्ट, अगला लिखिए डेवलपमेंट इन करेंसी एंड बैंकिंग सिस्टम। लिखेंगे मुद्रा एवं बैंक व्यवस्था में विकास, मुद्रा एवं बैंक व्यवस्था में विकास। करेंसी एंड बैंकिंग सिस्टम, मुद्रा एवं बैंक व्यवस्था में विकास। लिखेंगे द फर्स्ट बैंक बेस्ड ऑन यूरोपियन सिस्टम इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1770। भारत में सबसे पहला बैंक जो यूरोपियन पद्धति पर स्थापित किया गया भारत में, द फर्स्ट बैंक ऑन यूरोपियन सिस्टम इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1770। 1770 ईस्वी में यूरोपीय पद्धति पर आधारित
भारत का सबसे पहला बैंक 1770 में स्थापित किया गया, जो कहलाता था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। जिस तरीके से बैंक यूरोप में चलते थे, उसी आधारित या उसी आधार पर बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 ईस्वी में की गई थी। किस कंपनी के द्वारा? ध्यान रखेंगे, अलेक्जेंडर एंड कंपनी। ये भारत में स्थापित किया गया सबसे पहला बैंक था, जो यूरोपियन सिस्टम या यूरोपीय पद्धति पर आधारित था पूरी तरीके से। लेकिन जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, ये अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाया और ये असफल हो गया। ये असफल रहा। मेरी बात सुन लीजिए एक बार भैया। ये कहने की क्या जरूरत है, यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पे किसी की बात सुनी थोड़ी जा रही है, सिर्फ पढ़ी जा रही है मेरे भाई। इसके बाद भारत में 3 प्राइवेट बैंक स्थापित किए गए, जो बेसिकली क्या कहलाते थे? जो बेसिकली प्रेसिडेंसी बैंक्स कहलाते थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी बैंक्स कहा जाता था। 1806 ईस्वी में भारत की या ईस्ट इंडिया कंपनी की तीनों प्रेसिडेंसीज में एक एक बैंक स्थापित किया गया था, जो कौन कौन सा हुआ करता था? ध्यान रखेंगे, 1806 ईस्वी में स्थापित हुआ बैंक ऑफ बंगाल। सबसे पहला 1806 ईस्वी पर सबसे पहले स्थापित किया गया बैंक ऑफ बंगाल। उसके बाद 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे, और तीसरी प्रेसिडेंसी आप जानते हैं मद्रास 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स कहलाते थे, जिनकी स्थापना तीनों प्रेसिडेंसीज में की गई थी। और आप जानते हैं, इन्हीं तीनों बैंक्स को आपस में मर्ज करके या इन्हीं तीनों बैंक्स को आपस में मिलाकर 1921 में स्थापना की गई एक और बैंक की, जिसे कहा जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यही आगे चलकर 1921 में क्या कहलाया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस, लेकिन आप जानते हैं कि आजादी के बाद 1 जुलाई
1955 को इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बैंक्स जो भारत में स्थापित किए गए, लिखेंगे 1865 में। लिखिए 1865 में स्थापना हुई इलाहाबाद बैंक की। 1865 में स्थापना हुई इलाहाबाद बैंक या इलाहाबाद बैंक की। इसके बाद लिखेंगे 1881 1881 ईस्वी। 1881 1881 ईस्वी में स्थापना हुई, लिखेंगे अलायंस बैंक ऑफ शिमला। अलायंस बैंक ऑफ शिमला। इसके बाद 1881 में ही 1881 में ही स्थापित हुआ, लिखेंगे अवध कॉमर्शियल बैंक। एटीन एटी वन में अवध कॉमर्शियल बैंक। इसके बाद लिखेंगे 1894 1894 ईस्वी। 1894 1894 ईस्वी में स्थापना हुई पंजाब नेशनल बैंक की। पंजाब नेशनल बैंक। उसके बाद लिखेंगे 1901 1901 में 1901 में स्थापना हुई पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया। पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया। 1881 के मैंने दो बैंक्स बताए आपको, एक अलायंस बैंक ऑफ शिमला और दूसरा अवध कॉमर्शियल बैंक। 1901 में स्थापना हुई पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया की। लेकिन ध्यान रखेंगे पूर्ण रूप से भारतीय, भारत का सबसे पहला बैंक था पंजाब नेशनल बैंक 1894। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक जो कहलाता है फर्स्ट इंडियन बैंक, पूरी तरीके से प्रथम भारतीय बैंक होता है पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। इसके बाद लिखेंगे 1906 1906। 1906 में स्थापना हुई बैंक ऑफ इंडिया की। 1906 में स्थापना हुई बैंक ऑफ इंडिया की। उसके बाद लिखेंगे 1908 1908। 1908 में स्थापना हुई बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई 1908 में। इसके बाद लिखेंगे 1911 1911 में स्थापना हुई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। 1911 में स्थापना हुई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। इसके बाद 1913 1913 में स्थापना हुई बैंक ऑफ मैसूर। 1913 में स्थापित हुआ बैंक ऑफ मैसूर।
इसके बाद लिखेंगे 1934 में, इसके बाद 1934 में आया आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। और इसी के अगले साल हम सब जानते हैं, लिखेंगे ऑन 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, भारतीय रिजर्व बैंक। 1 अप्रैल 1935 में स्थापित हुआ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1908 में कौन सा बैंक हुआ, अभी तो बताया बेटे, बैंक ऑफ बड़ौदा या बैंक ऑफ बड़ौदा। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक की। और लिखेंगे 1 जनवरी 1949 से, फ्रॉम 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949 से भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, दैट वाज नेशनलाइज्ड। तो these are some of the factors in which Britishers gave their contribution in the economic development of India। तो दोस्तों यहां पर समाप्त होता है द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, या भारत में ब्रिटिश शासन का प्रभाव। ये टॉपिक हम यहाँ पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम बात करेंगे और शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक की। चलिए जी, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।